क्या कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा हॉल में बैठे हों, सामने करंट अफेयर्स का एकदम सीधा सा सवाल हो और दिमाग में बस यही चल रहा हो कि यार ये तथ्य कहीं तो पढ़ा था। हाँ, और ऐन मौके पर याद ना आने की वजह से वो पूरा एक नंबर हाथ से फिसल जाता है। मुझे लगता है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर छात्र ने इस स्थिति का सामना कभी ना कभी जरूर किया होगा। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य उसी एक नंबर को सुरक्षित करना है। आज हमारे पास उत्तर प्रदेश वार्षिक समसामयिकी 2025-26 से जुड़े दस्तावेजों, प्रमुख आंकड़ों और सरकारी रिपोर्ट का पूरा संकलन है। जब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी या $1 खरब की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अब ये केवल कोई विजन या नारा नहीं रह गया है। मतलब ये अब डेटा द्वारा समर्थित सच्चाई है ना? एकदम सही। हालिया रिपोर्ट और आर्थिक डेटा इस बात की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं कि राज्य का जो आर्थिक ढांचा है वो बहुत तेजी से इस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आज हम जिन भी नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर पर्यावरणीय कदमों पर चर्चा करेंगे, वे सभी इसी बड़े आर्थिक लक्ष्य के ही अलग-अलग हिस्से हैं। उस आर्थिक ढांचे की बुनियाद को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर नजर डालना बहुत प्रासंगिक होगा। हाँ, वो आंकड़ा तो काफी बड़ा है इस बार। बिल्कुल। इस बार का बजट 91,696.35 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें सीधे सीधे 12.9% की भारी वृद्धि हुई है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो जब किसी राज्य का बजट इतना बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी चुनौती राजकोषीय अनुशासन या फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखने की होती है। हाँ, क्योंकि पैसा खर्च करना आसान है, पर संतुलन बनाए रखना मुश्किल। बिल्कुल। इस बजट में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की विकास दर 13.4% अनुमानित है। लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है राजकोषीय घाटा, जिसे जीएसडीपी का मात्र 2.98% रखा गया है। ये जो 2.98% का आंकड़ा है ना, ये परीक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अगर हम सरल शब्दों में समझें तो खर्चे का राजकोषीय घाटा वह अंतर है जो सरकार की कुल कमाई और उसके कुल खर्च के बीच होता है। और 16वें वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए ये सीमा 3% तय की है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि इतनी भारी भरकम धनराशि खर्च करने और 13.4% की तीव्र विकास दर का लक्ष्य रखने के बावजूद राज्य ने उधारी और कर्ज को नियंत्रण में रखा है। ये एक बहुत ही कुशल वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। और देखिए, इस कुशल प्रबंधन का सीधा असर जमीन पर रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो नए आंकड़े सामने आए हैं, वे इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। वो 6 करोड़ वाला आंकड़ा ना? जी। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लगभग 6 करोड़ लोग इस बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि बहुआयामी गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में होने वाले सुधारों का एक समग्र सूचकांक है। इसी के समानांतर एक और बात है। प्रति व्यक्ति औसत आय का आंकड़ा अब 1,20,000 रुपये वार्षिक अनुमानित किया गया है। इसके साथ ही बेरोजगारी दर का घटकर 2.24% रह जाना ये दर्शाता है कि रोजगार सृजन की नीतियां अब केवल कागजों तक सीमित नहीं हैं। बिल्कुल। जब निवेश आता है और बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर तो पैदा होते ही हैं। ये एक स्वाभाविक आर्थिक चक्र है। लेकिन अक्सर इस तेज आर्थिक विकास के साथ एक बड़ी बहस जुड़ जाती है, जिसे हम मिथक बनाम सत्य के नजरिए से देख सकते हैं। आप उस पर्यावरण वाले मिथक की बात कर रहे हैं? हाँ, अक्सर ये माना जाता है कि जब कोई राज्य $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की अंधी दौड़ में शामिल होता है, तो वहां प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पीछे छूट जाते हैं। औद्योगिकरण को हमेशा जंगलों के विनाश के तौर पे ही देखा जाता है। ये एक बहुत ही प्रचलित मिथक है। लेकिन अगर हम समसामयिकी के हालिया तथ्यों को खंगालें, तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में अपनी प्राकृतिक संपदा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सहेजने पर बहुत जोर दे रहा है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण तो रामसर साइट से जुड़ा अपडेट ही है। बिल्कुल। और रामसर साइट का दर्जा मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये उन आर्द्र भूमियों या वेटलैंड्स को दिया जाता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के लिए अत्यधिक महत्व है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है कि एटा जिले का पटना पक्षी अभयारण्य अब भारत की 97वीं रामसर साइट बन गया है।
इस घोषणा के बाद देश में कुल रामसर साइट्स की संख्या 98 हो गई है। और पटना पक्षी अभयारण्य के बारे में एक और विशेष तथ्य है जो याद रखना चाहिए। जी, कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य भी है। इसके साथ ही गोंडा जिले के पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य को एक इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है, जो इसके संरक्षण को एक बहुत मजबूत कानूनी कवच प्रदान करता है। और मजे की बात देखिए कि ये संरक्षण केवल दूर दराज के जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी पर्यावरण प्रबंधन में भी नए प्रयोग हो रहे हैं। लखनऊ को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी यानी शहर में निकलने वाले नए कचरे का 100% वैज्ञानिक निस्तारण किया जाएगा और उसे डंपिंग ग्राउंड में नहीं फेंका जाएगा। सही कहा। और इसी शहर के कुकरेल इलाके में देश की पहली नाइट सफारी भी विकसित की जा रही है। और शिक्षा को सीधे प्रकृति से जोड़ने का एक बहुत ही अभिनव प्रयास गोरखपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय या फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। लेकिन इस पूरे पर्यावरणीय खंड में जो तथ्य सबसे ज्यादा रोमांचित करता है वो है सोनभद्र का सलखन जीवाश्म पार्क। हाँ, जो अमेरिका के येलोस्टोन से भी पुराना है। जी बिल्कुल। अमेरिका के प्रसिद्ध येलोस्टोन नेशनल पार्क के जीवाश्मों से भी पुराना इसे माना जाता है और अब राज्य सरकार इसे यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए बहुत तेजी से प्रयास कर रही है। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आर्थिक विकास और प्राचीन प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। इस संतुलन को समझने के बाद अगर हम भविष्य की तकनीक और नवाचार की तरफ मुड़ें, तो वहां भी राज्य की रणनीति काफी आक्रामक और स्पष्ट नजर आती है। आपको पता है, भारत के कुल मोबाइल उत्पादन का 65% और इलेक्ट्रॉनिक घटकों या कंपोनेंट्स का 55% उत्पादन आज अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये आंकड़े वाकई प्रभावशाली हैं और ये केवल फैक्ट्रियों के लगने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम या आपूर्ति श्रृंखला के राज्य में स्थापित होने का सूचक है। और इस मैन्युफैक्चरिंग बेस को बौद्धिक समर्थन देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे कि मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की पहल। बिल्कुल। मेरठ की CCS यूनिवर्सिटी ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की पहल की है। और दूसरी ओर निजी क्षेत्र की भागीदारी के तहत उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक निजी AI विश्वविद्यालय कैंपस भी आकार ले रहा है। यहाँ जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये है कि राज्य तकनीक का इस्तेमाल केवल भविष्य की आधुनिकता के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपनी प्राचीन संस्कृति और जड़ों को सहेजने के लिए भी कर रहा है। ये एक दोहरी रणनीति है। और इस दोहरी रणनीति के उदाहरण बहुत ही दिलचस्प हैं। मथुरा में जहां एक और नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है, वहीं फिरोजाबाद, जो दशकों से कांच के उद्योग के लिए जाना जाता है, वहां भारत का पहला ग्लास म्यूजियम बनाया जा रहा है। और तकनीक तथा संस्कृति के संगम का सबसे बेहतरीन उदाहरण तो वाराणसी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। हाँ, जहां देश का पहला 3D वैदिक संग्रहालय बनने जा रहा है। मतलब वेदों के प्राचीन ज्ञान को अब 3D विजुअलाइजेशन के जरिए आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। ये अपने आप में कमाल का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। और प्रशासन तथा स्वास्थ्य सेवाओं में भी डिजिटल उपकरणों का बहुत सधावा उपयोग हो रहा है, जैसे AI आधारित यक्ष ऐप अपराधियों की निगरानी और डेटाबेस प्रबंधन का काम कर रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन OPD सेवाएं मिल रही हैं। इसके अलावा नीति निर्माण में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल शुरू किया गया, ताकि लोग जन सुझाव दे सकें। अब देखिए, इन सभी AI केंद्रों, डिजिटल पहलों और भारी भरकम औद्योगिक उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अत्यंत मजबूत भौतिक बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। सही बात है। और जब हम प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हाल ही में हुए प्रशासनिक बदलाव बहुत अहम हो जाते हैं। प्रदेश में 76वें जिले के गठन की घोषणा की गई है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में कल्याण सिंह नगर नाम दिया गया है। इसके अलावा कुछ इमारतों और कार्यालयों के प्रतीकात्मक नाम भी बदले गए हैं, जैसे राजभवन को अब जनभवन और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय की शाखा को सेवा तीर्थ कहा जाएगा। और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का आर्थिक दायरा भी तो बढ़ा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए और सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर जो सबसे बड़ी क्रांति दिख रही है, वो है एक्सप्रेसवे का संजाल।
गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा विकसित की गई है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अपनी तरह का एक अनूठा प्रयोग है। हाँ, जो भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन गया है, 296 किलोमीटर लंबा। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में जहां धूप प्रचुर मात्रा में होती है, वहां सड़क के किनारे सौर ऊर्जा उत्पन्न करना एक बहुत ही तार्किक और दूरदर्शी कदम है। इसके अलावा 91.35 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम भी इस नेटवर्क को और मजबूत कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी क्रम में एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला स्टेट कैपिटल रीजन या SCR का गठन है। जिस तरह दिल्ली के आसपास नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR विकसित हुआ है, उसी तर्ज पर लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों को मिलाकर SCR बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी लखनऊ पर बढ़ते दबाव को कम करना और आसपास के जिलों का समान रूप से विकास करना है। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए इस SCR में शामिल 6 जिलों के नाम कंठस्थ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस 27,826 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लखनऊ के अलावा उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी शामिल हैं। इस सूची को याद रखने से परीक्षा में विकल्प छांटने में बहुत मदद मिलेगी। अब बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था की इस चर्चा के बाद किसी भी राज्य की असली पहचान वहां के उन लोगों से होती है जो अपनी प्रतिभा से देश दुनिया में उसका नाम रोशन करते हैं। ये खंड उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पुरस्कारों और हस्तियों से जुड़े नोट्स बनाते हैं। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की सूची में उत्तर प्रदेश के 11 नाम शामिल हैं, जिनमें 1 पद्म विभूषण और 10 पद्मश्री हैं। कला जगत के लिए ये गौरव का विषय है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और वायलिन वादन के लिए वाराणसी की सुश्री N राजम को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है। उनका सफर बहुत प्रेरणादायक है। वो मूलतः तमिलनाडु से हैं, लेकिन वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दशकों तक अपनी सेवाएं देकर उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत की संगीत परंपराओं के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का काम किया है। खेल के क्षेत्र में भी प्रवीण कुमार को पद्मश्री मिला है। और राज्य स्तर पर मिलने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026, वो इस बार 5 असाधारण हस्तियों को दिया गया है। इनमें अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर कृषि अनुसंधान तक के लोग शामिल हैं। इस सूची में पहला नाम विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए X4 मिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उन्हें शांतिकालीन अशोक चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयागराज के अलख पांडे, साहित्य के लिए बुलंदशहर के डॉक्टर हरिओम पवार और महिला सशक्तिकरण के लिए मेरठ की रश्मि आर्या को यह सम्मान मिला है। इस सूची में एक नाम बहुत खास है, वाराणसी के डॉक्टर सुधांशु सिंह। डॉक्टर सुधांशु सिंह का कृषि क्षेत्र में योगदान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने बाढ़ सहने वाली या फ्लड टॉलरेंट धान की किस्म सब 1 का विकास किया है। इस तथ्य के पीछे का संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल भीषण बाढ़ का सामना करता है, जहां किसानों की पूरी फसल पाली में डूबकर सड़ जाती है। ऐसे में सब 1 जैसी धान की किस्म जो पानी में डूबने के बावजूद जीवित रह सके, वो सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह लाखों किसानों की आजीविका और राज्य की खाद्य सुरक्षा को बचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। बिल्कुल इसी तरह खेल के मैदान में भी राज्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तराखंड में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश ने 13 स्वर्ण पदक सहित कुल 56 पदक जीते और पदक तालिका में 13वां स्थान हासिल किया। और खेलों में कुछ व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स भी ऐतिहासिक रहे हैं। बागपत के सचिन यादव ने भाला फेंक प्रतियोगिता में यानी जेवलिन थ्रो में 84.39 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं अलीगढ़ के गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर की दौड़ में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि एशियाई रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसके अलावा पैरा एथलीट प्रवीण पटेल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया है और राज्य के 6 अन्य खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप और वाराणसी में काशी तमिल संगम 3.0 का सफल आयोजन राज्य की मजबूत होती आयोजन क्षमता को दर्शाता है। उपलब्धियों और जश्न के इस दौर में हमें उन महान विभूतियों को भी पूरे सम्मान के साथ याद करना चाहिए जो हाल ही में इस दुनिया से विदा हो गए। साहित्य और शास्त्रीय कला के क्षेत्र में राज्य को अपूरणीय क्षति हुई है। गोरखपुर के प्रख्यात साहित्यकार रामदर्श मिश्र जी का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
हिंदी साहित्य में उनके योगदान को चंद शब्दों में समेटना असंभव है। उनकी रचना आग की हंसी के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, आम के पत्ते के लिए उन्हें व्यास सम्मान से नवाजा गया और मैं तो यहाँ हूँ के लिए उन्हें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान मिला। इसी वर्ष 2025 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उनका जाना साहित्य के एक युग का अंत है। इसी तरह बनारस और किराना घराने के स्तंभ दिग्गज शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी का जाना भी भारतीय संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आजमगढ़ और वाराणसी से जुड़े रहे पंडित जी की गायकी में बनारस की मिट्टी की जो महक थी वो हमेशा याद रखी जाएगी। इन महापुरुषों की स्मृतियों को स्थायी रूप देने के लिए लखनऊ में एक नया राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भी स्थापित किया गया है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 65 फीट ऊंची विशाल प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। इस विस्तृत चर्चा के बाद अब उन सभी तथ्यों को दिमाग में स्थायी रूप से बिठाने का समय आ गया है। तथ्यों को रटने के बजाय अगर उन्हें एक मानसिक मानचित्र या यात्रा के रूप में याद रखा जाए तो परीक्षा के दबाव में वे आसानी से याद आ जाते हैं। तो आइए उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर एक बहुत ही तेज रिवीजन यात्रा पर चलते हैं। मैं कुछ स्थानों के नाम लेता हूं और आप उनसे जुड़े मुख्य तथ्य बताते जाइए। बिल्कुल, शुरू करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। गोरखपुर, जहां देश का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। वहां से हम पश्चिम की ओर मेरठ चलते हैं। मेरठ, जो अब भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय बन चुका है, और यहीं पर पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट यानी घोड़ों की बीमारी से मुक्त क्षेत्र भी बनाया गया है। बहुत बढ़िया। अब मेरठ से थोड़ा आगे राजधानी लखनऊ की ओर आए तो यहाँ देश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी स्थापित की गई है और यूनेस्को ने इसे पाक कला का शहर या गैस्ट्रोनॉमी सिटी का दर्जा भी दिया है। और लखनऊ से थोड़ा आगे बाराबंकी से बहराइच के बीच वहाँ 101 किलोमीटर लंबा देश का पहला डिजिटल हाईवे बनकर तैयार है। अगर हम धार्मिक और ऊर्जा पर्यटन की बात करें तो अयोध्या का नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, जो प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में उभर रही है। वहीं पूर्वी छोर पर वाराणसी के पास चंदौली में क्या खास है? चंदौली में राज्य का पहला फ्रेट विलेज या माल ढुलाई गांव स्थापित किया गया है। और अगर कला और प्रदर्शन की बात करें तो इस बार गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में पॉपुलर चॉइस श्रेणी में बुंदेलखंड की झांकी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बेहतरीन। इस भौगोलिक यात्रा को अगर हम हाल ही में मिले GI टैग्स के नजरिए से देखें तो राज्य की सांस्कृतिक विविधता और भी स्पष्ट हो जाती है। GI टैग्स की ये सूची बहुत ही रोचक है। हाँ, जैसे कल्पना कीजिए कि हम मेरठ से शुरू कर रहे हैं, जहाँ की मशहूर गजक की मिठास और बिगुल वाद्य यंत्र की गूंज को अब GI टैग की कानूनी पहचान मिल गई है। वहां से बरेली की तरफ जाएं तो वहां का बेंत और बांस शिल्प यानी केन और बैम्बू का काम और कपड़ों पर होने वाला जरी वर्क अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर है। हापुड़ के पास पिलखुआ में हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को ये सम्मान मिला है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो मथुरा की पारंपरिक जरी पोशाक और ताज की नगरी आगरा के पत्थरों पर होने वाले बारीक काम यानी स्टोन इनले वर्क को भी इस सूची में जगह मिली है। और अंत में बनारस की बात किए बिना ये यात्रा अधूरी है, जहाँ की तिरंगा बर्फी और धातु ढलाई कला यानी मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग से नवाजा गया है। ये पूरी चर्चा अपने आप में तथ्यों और उनके पीछे के अर्थों का एक खजाना रही है। जैसा कि हमने शुरुआत में वादा किया था कि हम उस एक फिसलते हुए नंबर को बचाएंगे, तो इस विश्लेषण के आधार पर एक गेस क्वेश्चन या सबसे संभावित प्रश्न की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। वो रामसर साइट वाला। जी, आगामी परीक्षाओं में हाल ही में घोषित 97वीं रामसर साइट यानी एटा के पटना पक्षी अभयारण्य और प्रदेश के 76वें नवगठित जिले कल्याण सिंह नगर से जुड़ा प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसे जरूर अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लें।